हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक के चैप्टर 1 के बारे में जो है लिमिट विथ एएस। सो लेट गेट स्टार्टेड। नाउ आज हम बात करेंगे लीनियर फंक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लीनियर फंक्शन का जनरल फॉर्म होता है y = ax प्लस b। इस इक्वेशन में a और b कांस्टेंट टर्म रहती है। a और b में कोई भी टाइप के चेंजेस नहीं होंगे। जो भी चेंजेस आप सम के दौरान करोगे वो y और x इन दोनों में से ही करोगे। a और b में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल सा सम करते हैं। फाइंड द लीनियर फंक्शन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1 -3 एंड 227। तो हमें यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो उसका सॉल्यूशन लाते हैं। तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है -1 -3। जैसा कि हम लोगों को पता है हमारा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा x होता है और सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा y होता है। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -3 मिल चुकी है। नाउ सेकंड कोऑर्डिनेट 2, 27। हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमेशा x, तो x = 2। सेकंड कोऑर्डिनेट हमेशा y, तो y = 27। तो हमें x y की वैल्यू इधर इस इक्वेशन में भी मिल गई। तो हमारा जनरल फॉर्म है y = ax प्लस b। तो ये x और y की वैल्यू हम ये इक्वेशन में रखते हैं। तो y = ax प्लस b, -3 = -a प्लस b। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड इक्वेशन में रखते हैं। तो 27 = 2a प्लस b। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। नाउ अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो -3 = -a प्लस b, 27 = 20a प्लस b। नाउ अब आपको क्या करना है, जब आप ये दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपका जो सेकेंड इक्वेशन होगा, अगर वो इक्वेशन में कहीं पे भी अगर प्लस का साइन है तो आपको माइनस करना है, और अगर माइनस का साइन है तो आपको प्लस करना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे सेकेंड इक्वेशन में कहीं पे भी माइनस का साइन नहीं है, तो हम साइन चेंज कर देंगे प्लस में, और जहाँ प्लस का साइन होगा वहाँ पे हम माइनस में चेंज करेंगे। तो 27 प्लस में इसलिए इधर माइनस, 2a प्लस में इसलिए इधर माइनस, और b वो भी प्लस में है तो इसलिए वहाँ पे माइनस। तो सॉल्व करते हैं। तो -30 = -3a, तो a = -30 / 3। तो a की वैल्यू मिली हमें 10। नाउ अब हम ये a की वैल्यू को ये फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप करते हैं। तो चलिए a की वैल्यू पुटअप करते हैं। तो -3 = -a प्लस b, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। तो a की वैल्यू रखते हैं जो है 10। तो -3 = -10 प्लस b, -3 प्लस b, सॉरी -3 प्लस 10 = प्लस b। तो 7 = b, b = 7। नाउ अब आपको अगर क्रॉस वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो आपको a की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुटअप करने की। तो चलिए पुटअप करते हैं। तो 27 = 2a प्लस b, 27 = 2 ब्रैकेट में 10 प्लस b, 27 = 20 प्लस b, 27 - 20 = b, 7 = b, b = 7। तो अगर हम देखें तो हमें दोनों इक्वेशन में एक ही वैल्यू आ रही है, इसका मतलब हमारा सम 100% सही है। सो द लीनियर फंक्शन इज y = 10x प्लस 7। नाउ अब आगे। नाउ अब हम जो दूसरा सम करेंगे वो इम्पोर्टेंट सम है। उसके पहले आपको ये दो वेरिएबल के बारे में पता होना चाहिए, जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। आपको अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपके लिए हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो भी वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। जो भी वेरिएबल को अगर किसी पे डिपेंड ना होना पड़े उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल आपको पता ही होगा, जो भी वेरिएबल को अगर किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़े उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। कैसे, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। द प्राइस ऑफ अ रेलवे टिकट इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो डिस्टेंस है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और प्राइस है रेलवे टिकट की वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। वो कैसे, अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो रेलवे टिकट की प्राइस बढ़ेगी ही, बट अगर डिस्टेंस कम होता है तो रेलवे टिकट की प्राइस भी कम होगी। इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट है, बट जो प्राइस है रेलवे टिकट की वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगी, अगर डिस्टेंस कम होगा तो रेलवे टिकट की प्राइस कम होगी। तो ये दो बात आपको ध्यान में रखना है। और भी एग्जांपल्स है, जैसे
टाइम, मंथ, ईयर, ये सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सेम सैलरी, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, ये सब डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि जैसे कि सैलरी है वो टाइम टू टाइम ही आती है। अगर कोई भी पर्सन जॉब कर रहा है तो हाँ, बिजनेस कर रहा है तो बात अलग है, अगर जॉब कर रहा है तो टाइम टू टाइम ही आती है, मंथ टू मंथ सैलरी होती है। हाँ, अगर इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ जाए तो वो बात अलग है। तो ये कुछ एग्जांपल है। नाउ अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा आपको एक्स एक्सिस पे लेना है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपको हमेशा वाई एक्सिस पे लेना है। ये बात आपको खास ध्यान में रखनी है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा वाई एक्सिस पे आएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। नाउ important sum, the life expectancy E of male in the year 1980 was 68 years. It increased to 75 years in the year 1994. मेल्स की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट थी वो 68 ईयर्स थी इन 1980, और वो बढ़कर 75 ईयर्स हो गई इन द ईयर 1994 में। तो हमें यहाँ पे एक्सप्रेस E एज अ लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम, हमें E को लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम बताना है, एक्सप्रेस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, यहाँ पे आप सपोज कीजिए जो लीनियर फंक्शन है लाइफ एक्सपेक्टेंसी और टाइम का, वो E इज इक्वल टू AT प्लस बी। नाउ यहाँ पे मैंने क्या किया वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं। जैसा अभी मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था पॉइंट में कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा x होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा y होता है। तो हमारा जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट है, टाइम समय के साथ वो अपनी चेंज होता ही रहेगा, बट जो हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो बढ़े ना बढ़े वो हमारे टाइम पे डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ पे y इज इक्वल टू ई है और x इज इक्वल टू टी है। तो जो हमारी इक्वेशन बनी वो है E इज इक्वल टू AT प्लस बी। नाउ टेकिंग t इज इक्वल टू 0। नाउ अब जो हमारा इनिशियल ईयर है 1980, उसको हम सपोज करते हैं 0 लेते हैं। तो 1994 में से अगर हम 1980 माइनस करते हैं तो हमारे पास 14 ईयर्स का डिफरेंस आएगा। तो इस 14 साल के बीच में मेल्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 68 ईयर्स से बढ़ के 75 ईयर्स हुई है। तो हमारे पास दो वैल्यूज मिल गई है, t इज इक्वल टू 0, E इज इक्वल टू 68, और t इज इक्वल टू 14, E इज इक्वल टू 75। तो ये वैल्यूज को हम फॉर्मूले में पुटअप करते हैं। तो 68 इज इक्वल टू a ब्रैकेट में 0 प्लस b, तो 68 इज इक्वल टू b। यहाँ पे a रियल कांस्टेंट है इसलिए a इंटू 0 0 ही हो जाता है। तो 68 इज इक्वल टू b, तो b इज इक्वल टू 68। नाउ सेकंड इक्वेशन 75 इज इक्वल टू a ब्रैकेट में 14 प्लस b, तो 75 इज इक्वल टू 14a प्लस 68। b की वैल्यू 68 क्यों हो गई? क्योंकि हमें यहाँ पे b की वैल्यू ऑलरेडी मिल चुकी है, इसलिए मैंने वो डायरेक्ट b में सेकंड इक्वेशन में रख दी। b में सॉल्व करते हैं। 75 माइनस 68 इज इक्वल टू 14a, 7 इज इक्वल टू 14a, तो 7 डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू 1/2। तो सो लीनियर फंक्शन इज e इज इक्वल टू 1/2 d 1/2 t प्लस 68। तो ये सब में वही था, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है और कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। अगर आप यहाँ पे t की जगह e ले लेते और e की जगह t ले लेते तो आपका सम पूरा ही गलत हो जाता। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और अगर आपको इस टाइप के सम सॉल्व करने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक PDF अटैच कर रहा हूँ, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे मैंने आंसर भी दिए हुए हैं, आप वहाँ पे जाइए, ये सम सॉल्व कीजिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।